जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है। मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है? और मान्यवर, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया, और उन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती। भले संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। और मान्यवर, ऐसे ऐसे सुधार किए। मान्यवर, उस वक्त भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 42वां संविधान संशोधन आया। मान्यवर, अभी अभी सुबह दूसरे सदन में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश हो रहा था। सारी कांग्रेस पार्टी और इनके साथी दल लोकसभा को, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल बदलने का अधिकार नहीं। मैं सुन रहा था, है नहीं है तो जब बिल आएगा तब चर्चा करेंगे। परंतु भाई आपने क्या किया? 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। मान्यवर, दूसरा, कुछ कानून पारित करने थे। सदस्य उस वक्त ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकते थे, मगर विरोध करने का नया तरीका कुछ कांग्रेस में, जिसमें हिम्मत थोड़ी बची कुची थी, इन्होंने कहा एब्सेंट रहने लगे तो क्वारम नहीं होता था। तो फरवरी 1 को संविधान संशोधन किया कि संसद और राज्यसभा में क्वारम की आवश्यकता नहीं है। वाह, 5 लोग भी है तो चला लो भाई। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि, खड़गे साहब किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन की अवधि, राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी। मान्यवर, ये 4 संशोधन, मैं समझ रहा हूं क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं समझ रहा हूं क्यों गुस्सा आ रहा है। मान्यवर, Sir, he is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. Are you yielding, sir? मान्यवर, मैं आपको एड्रेस करूंगा। तुम तो कायर हो। मान्यवर, तुम लड़ाकू हो। Okay. मान्यवर, मैं आपको एड्रेस करूंगा। Go on record. What the Honorable Home Minister खड़गे said. जी, खड़गे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपकी हाजिरी वहां दर्ज करने के लिए कृपया बैठे, मुझे बोलने दीजिए। मान्यवर, ये चारों संशोधन मैं मेरी पार्टी के दफ्तर से नहीं ला सकता। ये चारों संशोधन संविधान में हुए, किसी को अदालत ने निरस्त किया, किसी को जनता पार्टी की सरकार आई तब उसको निरस्त किया,
कुछ लिंगरिंग टेस्ट में रह गए, पर ये चारों संशोधन वास्तविकता है। ये 4 संशोधन से कांग्रेस पार्टी की संविधान सुधार करने की मंशा क्या है? एक में हम पर केस न हो, दूसरे में हम चुनाव हारने वाले तो समय बढ़ा देना, तीसरे में मेरे पर जांच नहीं हो सकती, और चौथे में नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करना। ये उद्देश्य बताते हैं। अब मैं हमारा 4 संशोधन लेकर आता हूं माननीय। सबसे पहला संशोधन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में किया, 101वां नंबर भी अच्छा आया है। 101वां संशोधन 1 जुलाई 17 को हम जीएसटी को लेकर आए मान्यवर, और इस देश के अर्थतंत्र को रिदम में लाने का, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक विशाल फैले हुए देश को जीएसटी के तहत 100 अलग अलग बिक्री करके कानूनों को समाप्त कर कर लोगों की हालाकी खत्म कर कर एक कानून लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वो लोगों की भलाई की। कल की डिबेट मैंने पढ़ी है, कोई सदस्य बोले कि नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, हां नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। किस मुद्दे पर किया था? आप जीएसटी तो लाना चाहते थे, मगर राज्यों को कंपनसेशन की गारंटी देना नहीं चाहते थे। हम जीएसटी भी लाए और राज्य को विकास दर के हिसाब से कंपनसेशन की गारंटी भी दी। इतना ही नहीं, गारंटी का 10 साल तक पालन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हम संशोधन लाए देश के अर्थतंत्र को सुचारू बनाने के लिए। दूसरा संशोधन लाए, 102वां संशोधन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम। अब कुछ लोगों को पेट में दुख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों किया। मैं साहब आगे बहुत सारी बातें बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जी इसलिए कर पाए कि आपने नहीं किया था। अगर आप ये कर देते तो मोदी जी के तो भाग्य में ही नहीं आता। मगर साहब, पिछड़ी जातियों का कल्याण कभी भी कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं रहा, मान्यता नहीं रही, नीति भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान संशोधन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए। तीसरा संशोधन क्या लाए? 130वां संशोधन 12 जनवरी 19, किसी भी जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है ऐसी जाति के गरीब से गरीब बच्चों को 10% आरक्षण देने का फैसला। गरीब कल्याण और गरीब हटाओ की बातों, गरीबी हटाओ की बातों सालों तक करी, सूद नहीं मिली, समय नहीं मिला, विचार नहीं आया। ये विचार नरेंद्र मोदी जी को आया और गरीबों को, बच्चों को 10% आरक्षण पूरे देश भर में मिला। मान्यवर 105वां संशोधन, ओबीसी की पहचान करने के लिए केंद्र के पास अधिकार थे। अब मैं बताना चाहता हूं, इतने बड़े विशाल देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में पिछड़ी जातियों का पिछड़ापना क्या कोई एक केंद्र सरकार कर सकती है? फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मगर अब तक केंद्र सरकार के पास ही रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसके कारण पिछड़ा समाज को अन्याय होता है। आगे से ये संविधान संशोधन करने के बाद 10 अगस्त 2021 के बाद पिछड़ापन का निर्णय करने का अधिकार राज्य की सरकारों को देने का काम नरेंद्र मोदी। और मान्यवर, सबसे अंतिम संशोधन में पांचवा कहना चाहता हूं, 106वां संशोधन, और मैं तो क्रम में बोला हूं, एक भी काटा नहीं। 101, 102, 103, 104, 105, 106 सभी के सभी जन कल्याण के लिए। और छठा सम्मेलन संशोधन था 28 सितंबर 2023 को, मातृशक्ति को शक्ति प्रदान करने का, मातृशक्ति को 33% आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से पूरे सदन से और पूरे सदन के माध्यम से देश भर की 140 करोड़ की जनता को कहना चाहता हूं कि जब इस दोनों सदन में 33% नारी शक्ति बैठेगी, संविधान निर्माताओं की कल्पना
पूरी हो जाएगी मान्यवर, इनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके अलावा भी हम कई कानून लेकर आए। हम कानून लाए ट्रिपल तलाक को निरस्त करने का। अब ये कहते हैं आपकी वोट बैंक की राजनीति है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का कोई वोट बैंक होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ती है, जजों को चुनाव नहीं लड़ना है। ट्रिपल तलाक समाप्त करना चाहिए और साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर दिए थे, परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर कर मुस्लिम बहनों के साथ इतने साल अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तो ट्रिपल तलाक समाप्त कर कर मुस्लिम माताओं को, बहनों को अधिकार दिया। आपका कि भी अधिकार आपके पति जैसे हैं, मगर देखिए साहब, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया, अभी कोई नहीं कहता अच्छा हुआ। कैसे कहेगा? एक उदाहरण पड़ा है, हमारे आरिफ मोहम्मद खान बेचारे मंत्री थे, अच्छे खासे मंत्री थे, फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, फारसी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी तो मातृभाषा। अब उन्होंने कहा कि साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। मंत्री पद भी गया, सांसद पद भी गया और बेचारे कई सालों तक संघर्ष करते। कौन बोलेगा मान्यवर? इनका जो पद्धति है वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की पद्धति है मान्यवर। 2020 में हम नई शिक्षा नीति लाए। पहली शिक्षा नीति आजादी के बाद आई है जिसका विरोध कम्युनिस्ट भी नहीं कर पाए। बाकी तो शिक्षा नीति आए और कम्युनिस्ट पार्टी विरोध न करे, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे भी बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रकृति बदल गई है या उनका सोच बदल गया है। खैर, जो भी हुआ, फिर मुझे किसी ने बताया कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा नीति लाए हैं कि इसका विरोध करोगे तो लोग उनका विरोध करेंगे, इसलिए विरोध नहीं किया है। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने का संशोधन विधेयक लाए और 3 नए आपराधिक कानून भी हम लेकर आए। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये 3 कानून 160 साल बाद पहले अंग्रेजों ने बनाए थे, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बने थे। नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के माध्यम से हमारी संपूर्ण न्यायिक आपराधिक न्याय प्रणालिका को भारतीयकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी। और वो कानून जो अंग्रेजों को राज टिकाने के लिए बने थे, वो कानून को समाप्त कर कर हमारे संविधान ने हमारे नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसका करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का काम कई सालों के बाद अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और आज तो कई साल तक अटल जी की सरकार आई, कई साल तक बजट शाम को 5:30 बजे रखते थे। क्यों शाम को 5:30 बजे रखते थे? क्योंकि इंग्लैंड की रानी के घड़ी में उस वक्त 11 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी के घड़ी से बजट रखने की आदत थी, वो भी किसी ने बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, अटल बिहारी वाजपेयी। मान्यवर, संविधान के सम्मान की बहुत बातें हुई, मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृति में भी होना चाहिए, कर्तृत्व में भी होना चाहिए और कल्पना में भी होना चाहिए। जब कृति में नहीं है, कर्तृत्व में नहीं है, तो कल्पना में आ ही नहीं सकता। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है।
संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है, संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। मान्यवर, वो नरेंद्र मोदी जी का, और लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। Not yielding. Nothing will go. Not yielding. No, he's not yielding. मान्यवर, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। जागरूकता थी, महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावे बांटने गए तो एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया, खोला तो मान्यवर पूरा कोरा था, अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, प्रीएम्बल भी नहीं था। मान्यवर, इतना बड़ा छल, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो पकड़े जाने के बाद तो सब लोग सुधर जाते हैं। मान्यवर, 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना है। और कारण ढूंढते हैं कि क्यों हारे। मैं बता दूं, कारण मत ढूंढिए, कमेटी की जरूरत नहीं है। संविधान और आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया। मान्यवर, ये प्रति जो लेकर घूमते हैं, इसमें गोखले साहब ने क्या लिखा है वो एक बार पढ़ लें। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर सबसे ज्यादा कठोर कुठाराघात करने का काम किया है। जो प्रति लेकर घूमते हैं ना, उसकी प्रस्तावना में लिखा है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, संविधान कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसके भी मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सेना के जवान, सुरक्षा दलों के जवान, वो हमारी मातृभूमि की 1 इंच भूमि पर जान देने के लिए तैयार है। सैकड़ों हजारों लोग शहीद हुए 1 इंच भूमि के लिए। और मान्यवर, किसी को भी भूमि देनी है तो आर्टिकल 1 अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में हमारे भूभाग की व्याख्या की गई है, इसको बदलना पड़ता है। तमिलनाडु के पास एक टापू था, कच्चा तीवू टापू। वो टापू 1974 में अचानक ही एक एग्रीमेंट कर वन फाइन मॉर्निंग लंका को दे दिया गया। मान्यवर, चलो भाई, बहुमत था आपका, मान लो ऐसे भरोसे से किया होगा कि संसद मेरा सम्मान रखेगी, परंतु बाद में भी ये चीज, ये आर्टिकल 1 का बदलाव आज तक नहीं आया है और वो हमारा भूभाग आज हमारा हिस्सा नहीं है। मान्यवर, ऐसा खिलवाड़ भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में शासकों द्वारा संविधान के साथ नहीं किया होगा। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता है, 35A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से, राष्ट्रपति महोदय के ऑर्डर से दाखिल किया गया। अब दाखिल तो हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को दोनों सदन की परमिशन चाहिए, जो हमने धारा 370 हटाने के लिए ली। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं, 35A जब आपने लागू किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पार्लियामेंट में कब डिबेट में आया, कब मतदान हुआ, किसने पारित किया? पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे। मान्यवर, इतना बड़ा छल देश की 2 संसदों के साथ किया है। एक पूरा 35A डाल दिया संसद संविधान में, पार्लियामेंट के पास सब्जेक्ट ही नहीं है। देश का भूभाग दे दिया, पार्लियामेंट के साथ विषय ही नहीं आया। किस प्रकार से आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, किस प्रकार से आपने देश को चलाया है।
ये देश की जनता को आज इस बहस से मालूम पड़ना चाहिए। मान्यवर, आपातकाल, अभी बड़ी बड़ी उद्दात भावनाओं का स्मरण कांग्रेस के मेरे दोनों सदनों के साथी सदस्य कर रहे थे। यंग सदस्य करे तो मैं समझता हूं, शायद इन्होंने इतिहास न पढ़ा हो, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे वो भी करते थे। किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है? मान्यवर, क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए। लाखों लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वो भी नहीं बोलते हैं। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वो ही कानून होगा। और क्यों किया? देश पर आक्रमण हुआ था क्या? देश की आंतरिक सलामती ठीक नहीं थी क्या? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको सांसद के रूप में अयोग्य ठहरा दिया था। अपनी कुर्सी जाने वाले, चुनाव नहीं कराना था। और मान्यवर, जब पार्लियामेंट, जब इसको चैलेंज किया गया और न्यायालय में, सर्वोच्च अदालत में जब चर्चा चली, तब उन्होंने कहा, नीरज डे को पूछा कि आर्टिकल 21 के तहत के अधिकार इमरजेंसी में समाप्त हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा यस सर। साहब, कोई भी वकील को यस सर कहने की इतनी बड़ी फीस नहीं मिली होगी। नीरज डे 11 साल तक अटॉर्नी जनरल रहे, एक यस सर कहने का। मान्यवर, डीओ ड्राफ्ट जो होता है वो कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्रालय से आता है। कैबिनेट मंत्रालय में डीओ ही नहीं है। कैबिनेट का जो प्रस्ताव होता है कैबिनेट मंत्रालय के थ्रू जाता है, मगर आज कैबिनेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है कैबिनेट मंत्रालय में। मैं तो छोटा था मान्यवर, मुझे जेल में नहीं जाना पड़ा। मेरी आयु होती तो मेरा भी सौभाग्य होता, पूरे 19 महीने इसके विरोध में मैं जेल में रहना पसंद करता, परंतु मैं छोटा था। मुझे इमरजेंसी की मालूमात कैसे पड़ी? मैं बीना का गीतमाला सुनता था, बीना का गीतमाला अचानक बंद हो गई, तो मैंने घर में झगड़ा किया कि बीना का क्यों गीतमाला क्यों नहीं आती। मेरे पड़ोस वाले चाचा ने कहा, किशोर कुमार के साथ इंदिरा जी का झगड़ा हो गया है, बीना का गीतमाला में किशोर कुमार का आवाज नहीं आना चाहिए। तो नए गीतों की रिकॉर्डिंग हुई और किशोर कुमार और लता मंगेशकर के ड्यूएट गीत भी लता दीदी की आवाज में ही पूरे देश ने 19 महीना सुने। साहब देखिए, डेमोक्रेसी की बात करें मान्यवर, इस प्रकार की कृति, ऐसा दंड दिया देश की जनता ने उनको कि अब स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी कृति कोई न करे, इसलिए ये बहस जरूरी है। और मान्यवर, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिन मनाने की बात रखी, तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा, क्या जरूरत है संविधान दिन की? 26 जनवरी तो है। बोले, भाई संविधान को जितनी भी बार स्मरण करोगे, इसकी भावनाओं के प्रति आपकी आस्था दृढ़। और मान्यवर, इसलिए नरेंद्र मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं और संविधान के निर्माताओं की पुण्य स्मृति में मनाते हैं। मान्यवर, उस वक्त आज ही मुझे किसी शायर ने दुष्यंत कुमार की पंक्ति भेजी है इमरजेंसी के लिए। मैं ज्यादा भाषण इमरजेंसी पर करना नहीं चाहता, परंतु मैं जरूर कहना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए
मैंने उसको नाम पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं संविधान हूं। दुष्यंत कुमार जी की कविता है, मान्यवर, इंदिरा जी को समर्पित है। मान्यवर, जब संविधान बन रहा था, संविधान के हर आर्टिकल पर चर्चा चल रही थी। हम आजाद हो गए थे, आजाद हुए थे, पर हमारा देश कोई नया नहीं बना था। हम तो हजारों सालों से दुनिया में सबसे चिर पुरातन संस्कृति, चिर पुरातन धर्म और चिर पुरातन समाज जीवन लेकर निकले हुए देश हैं। हाँ, एक कालखंड के लिए गुलाम हो गए, आजादी मिली, आगे देश कैसे चले इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना था। तो उस डॉक्यूमेंट में चर्चा में आया कि अब देश का नाम क्या हो। अंग्रेज लिख कर गए थे इंडिया, क्योंकि वो भारत को जानते ही नहीं थे। वहां जो प्रचलन में शब्द हो गए यूरोप में, वो शब्द उन्होंने हम पर थोप दिया था, और गुलामी की मानसिकता ने इसको स्वीकार भी किया था। मगर जब आजाद हुए तब इस पर चर्चा हुई, और अब उस वक्त के सदस्य सेठ गोविंदास ने दरखास्त किया कि देश का नाम भारत रखना चाहिए। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पीछे देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य की ओर देखिए। और मान्यवर, देश के नाम के अंदर इंडिया भी रहा, भारत भी रहा। खैर, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु नजरिए का सवाल है। अगर इंडिया के चश्मे से भारत को देखोगे तो भारत समझ में नहीं आएगा, पूरा जीवन चला जाएगा। और इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है, इसीलिए रखा है, वो ही सोच से चलना है। और मान्यवर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकास तो करना है, दुनिया में सबसे आगे बढ़ना ही है, विकास के साथ साथ विरासत को भी अपना कर आगे बढ़े। गुलामी की हर परंपरा को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम एक आजाद मुल्क है, सार्वभौमत्व से लैस मुल्क है, किसी की परंपरा हमें स्वीकार नहीं है। परंपरा बदलनी है तो हम बदलेंगे, नए कपड़े हर कोई पहनता है, हम भी पहनेंगे, परंतु हमारी पुरानी परंपराओं पर हमें शर्म नहीं है। और मान्यवर, क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? राजपथ, जो अंग्रेज सम्राट के सम्मान में नाम रखा गया था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा। इंडिया गेट पर किंग पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी, मूर्ति हटा दिया, शर्म के मारे में स्थान खाली था, हमने वहां सुभाष बाबू की प्रतिमा लगा। मान्यवर, नेवी का चिन्ह जो देकर गए थे वही चलता था। हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी के चिन्ह को हमने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमने बनाया, और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान की ज्योति को विलीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। संसद के अंदर राजा जी ने जो उदात्त भावनाएं व्यक्त की थी, जिसको जवाहरलाल जी ने भी स्वीकारा था, मगर बाद में शर्म का एहसास हुआ, सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में भेज दिया। नरेंद्र मोदी जी ने विधिवत तरीके से सेंगोल को संसद के अंदर प्रस्तावित किया। Coming up, presented by ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। লোকসভাত উত্থাপন হ'ল বহু চৰ্চিত এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধি। সবিশেষ পৰৱৰ্তী খণ্ড। Coming up, presented by ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল।
লোকসভাত উত্থাপন হ'ল বহু চৰ্চিত এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়ক 269 গৰাকী সাংসদে বিধেয়কৰ সপক্ষে ভোট দিয়াৰ বিপক্ষে ভোট দিলে 198 গৰাকী সাংসদে বিধেয়কখনৰ বিস্তৃত আলোচনাৰ বাবে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিলৈ কৰা হ'ব প্ৰেৰণ বিধেয়ক গৃহীত হ'লে দেশত একেলগে হ'ব লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন বিধেয়ক গৃহীত হ'লে সমগ্ৰ দেশজুৰি আলোচনাৰ সূচনা কৰা হ'ব এটা কাৰ্যকৰী গোট গঠন কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব যিকোনো নিৰ্বাচন 5 বছৰৰ ম্যাদৰ ভিতৰুৱা হ'ব চৰকাৰ ভংগ হ'লে পুনৰ নিৰ্বাচন হ'ব বাকি থকা সময়ৰ বাবেহে 32টা দলৰ সন্মতি আৰু 15টা দলে কৰিছে বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ মতে বাস্তৱসন্মত নহয় এক দেশ এক নিৰ্বাচন ৰাষ্ট্ৰীয় ইস্যুৰ আগত আঞ্চলিক ইস্যুসমূহ তল পৰিব সকলো দলৰ সৈতে সহমত গঠনৰ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে 2019ত হ'লে 17 ৰাজ্যত চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল থাকিবগৈ 3 বছৰ বা কম আৰু আজি লোকসভাত আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে উত্থাপন কৰিলে এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়ক 269 জন সাংসদে বিধেয়কখন উত্থাপন হোৱাৰ সপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰে সংবিধানৰ 129 সংখ্যক সংশোধনী বিধেয়কখন উত্থাপন হ'লে 2026ত অসমত হ'বলগীয়া চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল 3 বছৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমত যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেওঁৰ কাৰ্যকাল হ'ব 3 বছৰ কোনাত আচু হোৱা যেন লাগিলেও কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হ'ব পাৰে কাৰণ আজিৰ দিনটোত লোকসভাৰ মজিয়াত উত্থাপিত হ'ল এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়ক कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी एक सेकंड मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं সংবিধান 129 সংখ্যক সংশোধনী বিধেয়ক আৰু এই বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'লে 2026 চনৰ পিছত অসমত গঠন হ'বলগীয়া চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকাল হ'ব 3 বছৰৰ এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়কখন যদি আইনলৈ ৰূপান্তৰ হয় তেতিয়া সমগ্ৰ দেশতে অনাগত সময়ত বিধানসভাসমূহৰ নিৰ্বাচন আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচন একে সময়তে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ 100 দিনৰ পিছত পঞ্চায়তসমূহ আৰু নিগম নিকায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বছৰে লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন গড় হিচাপত 5টা অনুষ্ঠিত হয় বিগত 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতে ব্যয়ৰ পৰিমাণ হৈছে প্ৰায় 1,34,000 কোটি টকা শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিয়ে ক'ব বিচাৰে এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি নিৰ্বাচনী যি ব্যয় সেই ব্যয় ব্যাপক ৰূপত হ্ৰাস পাব আৰু দেশৰ যি উন্নয়নৰ গতি সেই উন্নয়নৰ গতি বিভিন্ন সময়ত বাৰম্বাৰ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ৰূপায়ণ হোৱাৰ ফলত যি বাধাৰ সৃষ্টি হয় সেই বাধা আঁতৰিব सरकार ये तर्क दे रही है कि चुनाव के आयोजन में बहुत करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसों को बचाने की कोशिश कर रही मात्र 3,700 करोड़ का खर्च है एक लोकसभा चुनाव के आयोजन में भारत के जो साल में जो बजट होता है उस बजट का 0.02% है 0.02% है तो इस प्रकार की गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया আজিৰ দিনটোত লোকসভাৰ মজিয়াত আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰে আৰু বিধেয়কখন উত্থাপনত সমৰ্থন আগবঢ়ায় 269 জন সাংসদে বিধেয়কখন জইণ্ট পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক আৰু যদিহে বিধেয়কখন জইণ্ট পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় অহা বছৰৰ কোনোবা এটা অধিৱেশনত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ কোনোবা এটা অধিৱেশনত এই বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যদিও বা এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলৈ দুইখন সদনতে চৰকাৰক প্ৰয়োজন হ'ব 2/3 সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো হৈছে কোনোবা এখন বিধানসভা বা লোকসভাৰ যদি 5 বছৰৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ আগতেই ভংগ হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া যি মধ্যকালীন
নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই নিৰ্বাচনৰ পিছত যিখন চৰকাৰ গঠন হ'ব সেই চৰকাৰখন থাকি যোৱা কাৰ্যকালৰ কাৰণেহে থাকিব অৰ্থাৎ 3 বছৰৰ ভিতৰত যদি চৰকাৰখনৰ পতন হয় মধ্যকালীন নিৰ্বাচনৰ পিছত যিখন চৰকাৰ গঠন হ'ব সেই চৰকাৰখনে 2 বছৰৰহে কাৰ্যকাল লাভ কৰিব অনাগত সময়ত এই বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'লে সমগ্ৰ দেশৰে এই যি নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰ সেই গণতন্ত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে কিন্তু কি পৰিৱৰ্তন আহিব সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব লোকসভাত উত্থাপন হল বহু চৰ্চিত এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়ক এক দেশ এক নিৰ্বাচনক লৈ লোকসভাত সম্পন্ন হয় ভোট গ্ৰহণ 269 জন সাংসদে বিধেয়কখনৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে পিছে ভোটদান কৰিব নোৱাৰিলে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ভোটিঙৰ সময়ত লোকসভাত তেওঁ উপস্থিতে নাথাকিল 3 লাইন হুইপ জাৰি কৰাৰ পিছতো হাজিৰ নহল ফণীভূষণ চৌধুৰী তেওঁ হেনো উপস্থিত হৈছিল কিন্তু পলম হোৱাৰ বাবে তেওঁ সোমাবলৈ নিদিলে দায়িত্বলয়ে শক্তিমন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে ৰাইজক দিলে বিদ্যুতৰ বিল ৰাহি কৰাৰ কিটিপ দাম বৃদ্ধিক লৈ 9 মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনৰ মুখত শুনা গ'ল অদ্ভুত মন্তব্য গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব পাই একশ্যন মুডত থকা মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালাই মঙলদৈ কাৰাগাৰত দিলে সাডেন ভিজিট মেন মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালেও দিলে চালানী মাছ বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ নতুন মন্ত্ৰীৰ নতুন জ্ঞান ৰিমোটেৰে টিভি বন্ধ কৰি বোৰ্ডৰ সুইচ বন্ধ নকৰাৰ বাবে বাঢ়ে বিদ্যুতৰ বিল নতুন শক্তিমন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে দিলে বিদ্যুৎ ৰাহিৰ নতুন ফৰ্মুলা প্ৰশান্ত ফুকনৰ বাবে এতিয়া অপ্ৰাসংগিক দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ ওলোটাই মন্ত্ৰী ফুকনৰ প্ৰত্যাহ্বান আলুৰ দাম ক'ত বাঢ়িছে দেখুৱাই দিয়ক সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সাধাৰণ জনতাই ৰাইজৰ এনে ক্ষোভ মৰিখনৰ কি পৰিকল্পনা নতুনকৈ শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰা প্ৰশান্ত ফুকনে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰশান্ত ফুকনে ৰাইজক দিলে বিদ্যুতৰ বিল ৰাহি কৰাৰ কিটিপ টিভি ৰিমোটেৰে অফ কৰাৰ পিছত বোৰ্ডৰ সুইচো অফ কৰিব লাগে এনে সাৱধানতা নলোৱাৰ বাবেহে বিল বেছি আহিছে হেনো গ্ৰাহকৰ কাৰণ চৰকাৰে বলপূৰ্বক লগোৱা এইসমূহ হেনো স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয় সেন্সিটিভ মিটাৰ এই স্মাৰ্ট মিটাৰ চক স্মাৰ্ট মিটাৰ ইজ এ নট স্মাৰ্ট মিটাৰ ইজ এ সেন্সিটিভ মিটাৰ মই আকৌবাৰ আজি আপোনাক কৈছোঁ যে আপুনি ৰিমোটত যেতিয়া টিভিটো অফ কৰাৰ পাছত কিন্তু তলৰ যিটো ছুইচ থাকে ছুইচটো অফ নকৰে ছুইচটো অফ নকৰিলেও ভিতৰত ই কাৰেণ্টৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াবিলাক চলি থাকে আৰু এই সেন্সিটিভ মিটাৰটোৱে সি কেছ কৰে মই এটা সৰু উদাহৰণ এটা দিছোঁ সেই কথাবিলাক আমি ৰাইজো সজাগতা হ'ব লাগিব নিজৰ মন্তব্যক লৈ নিজে আশ্বস্ত নোহোৱা নতুন শক্তিমন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে অৱশ্যে লগতে ক'লে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত বহিব তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকৰ অন্তত ৰাইজে সকাহ পাব পাৰে কিন্তু মন্ত্ৰী নিশ্চিত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতো কথা পাতিম ইয়াত সঁচাকৈ কি ইয়াৰ কিবা দুখ গুণ আছে নেকি এই গোটেই কথাটো আমি বিষয় চিন্তা চৰ্চা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতো কথা পাতিম বাকীখিনি কথা সম্পূৰ্ণ হ'লে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজকো জনাম আৰু আপোনালোককো ৰাইজে সকাহ পাব পাৰে বুলি এইখিনিতো আশা কৰিব পাৰে আপোনাৰ পৰা নহয় চব আই উইল ট্ৰাই মাই লেভেল বেষ্ট মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলোখিনি কৰিম এসময়ত এইজন প্ৰশান্ত ফুকনে ডিঙিত পিঁয়াজ আলুৰ মালা পিন্ধি কৰিছিল দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ এতিয়া সেই একেজন প্ৰশান্ত ফুকনেই হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সেইবাবেই আজিৰ তাৰিখত মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনৰ বাবে হেনো প্ৰাসংগিক নহয় দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত নতুন মন্ত্ৰীৰ 9 বছৰ আজিৰ তাৰিখত হেনো আলুৰ দাম 27 টকা আজি মূল্য বৃদ্ধি হোৱাই নাই আজিৰ ৰেটত নতুন আলুৰ দাম 27 টকা আজিতো মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই ইফালে প্ৰশান্ত ফুকনৰ দৰে একশ্যন মুডত দেখা গৈছে আন কেইজন নতুন মন্ত্ৰীকো মঙলদৈ কাৰাগাৰত সাডেন ভিজিট দিলে নতুনকৈ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালাই কিন্তু প্ৰথমবাৰলৈ জেলত পদাৰ্পণ কৰিয়েই নতুন মন্ত্ৰীয়ে নেদেখিলে কাৰাগাৰ অধীক্ষকৰ মুখ কাকো নজনোৱাকৈ কাৰাগাৰত অনুপস্থিত আছিল কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক কল্যাণ চৌধুৰী তাকে লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিল মন্ত্ৰী সমান্তৰালকৈ মঙলদৈ কাৰাগাৰৰ বহন ক্ষমতাতকৈ বহু বেছি কয়দী থকা বুলি স্বীকাৰ কৰিলে মন্ত্ৰী গোৱালাই ইয়াৰ যিটো কেপাচিটি 172 তাতকৈ বেছি মানুহ আছে আৰু টাউনৰ মাজমজিয়াত যিহেতু অকণমান আঁতৰাই
বেলেগ জেগাত যদি শিফ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা হয় জেলবিলাক তেন্তে ভাল আৰু সেই দিশত ইয়াত কাম হৈছে গতিকে বিষয়টো কি পৰ্যায়ত আছে মই চাম ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফেন ক্লাব থাকিব পাৰিব কেৱল ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধীৰে এই সিদ্ধান্ত পোহৰলৈ অহাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়তে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মতে এই বিষয়টোৰ ব্যাখ্যা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰসংগ ফেন ক্লাব সংগতি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ এটা দিন পূৰ্বে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিত লোৱা হৈছিল এক বিশেষ সিদ্ধান্তত কোৱা হৈছিল তিনিগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক বাদ দি কোনো নেতাৰে ফেন ক্লাব অথবা অনুৰাগী মঞ্চ থাকিব নোৱাৰিব ফেন ক্লাব থাকিব পাৰিব কেৱল ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধীৰ এই সিদ্ধান্ত পোহৰলৈ অহাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিলে আন নেতাৰ ফেন ক্লাব বন্ধ কৰি কেৱল গান্ধী পৰিয়ালৰ ফেন ক্লাব বৰ্তাই ৰখাৰ সিদ্ধান্তই প্ৰায় সকলোৰে মনত নতুন চিন্তা দিলে কংগ্ৰেছ পক্ষৰ বাবে কোনোৱে ক'লে যে এয়া ৰণকৌশল কোনোৱে ক'ব খুজিলে এয়া প্ৰাক নিৰ্বাচনী শক্তি খেল কিন্তু একেটা সময়তে প্ৰশ্ন আহিল যে অনুৰাগীক বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ এয়া কি নীতি লৈছে কংগ্ৰেছে পৰিয়ালবাদৰ কথায়ো নিতান্ত ৰূপত প্ৰাধান্য পালে কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা ইংগিত আহিল যে দলৰ কাম আগত ফেন ক্লাব খোলা নেতাই এৰিব লাগিব দলীয় পদবী পিএছিৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশৰ পাছতো বহু জনপ্ৰিয় কংগ্ৰেছ নেতাৰ প্ৰতি প্ৰায় ৰাজনৈতিক ভাবুকি আহিছিল শেহতীয়াকৈ অহা খবৰ অনুসৰি এই কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ আছে অন্য এটা কাৰণো সেই কাৰণটো কি তিনিদিনীয়াকৈ যি চলিছিল পিএছিৰ বৈঠক আৰু এই পিএছিৰ সভাৰ সময়তো এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই হেনো ব্যস্ত আছিল ফেন ক্লাবৰ অনুষ্ঠানত সেই ব্যস্ততাৰ খবৰ গৈ পৰিছিল কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ কাণত অসমক বিশেষভাৱে ধ্যানত ৰখা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ টেবুললৈ গৈছিল অভিযোগ তাৰ পাছতেই বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰা হ'ল আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল যে ফেন ক্লাব যদি থাকে তেন্তে ৰাহুল সোনিয়া প্ৰিয়ংকাৰহে থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সকলোৰে ফেন ক্লাবত মস্ত তলা কিন্তু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মতে এই বিষয়টোৰ ব্যাখ্যা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মতে ফেন ক্লাব খোলাটো বন্ধ কৰা হোৱা নাই ফেন ক্লাব খুলিব পাৰিব কিন্তু ফেন ক্লাব খোলাজন কংগ্ৰেছৰ পদবীধাৰী হ'ব নোৱাৰিব মোদীৰ যেনেকৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধীৰো থাকিব আমি কোনো ফেন ক্লাব বন্ধ কৰা সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত যেটো আলোচনা হৈছিল সভাত যেটো আমি কোৱাৰ আগতে কথাটো ওলাই গৈছে অলপ ভুলকৈ ওলাইছে আমি কৈছো যে আমি সকলো কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কৰ্মীবিলাক হৈছো ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধীৰ ফেন যেনেকৈ বিজেপি মানুহবিলাক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ ফেন তেনেকৈ আমি সকলো কংগ্ৰেছী সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ফেন হয় গতিকে যদি কোনোবাই ফেন ক্লাব খোলে তেওঁলোক দলৰ বিষয়ববীয়া হ'ব নালাগে আমি ফেন ক্লাব খুলিব নালাগে ফেন ক্লাব বন্ধ কৰক কোৱা নাই ফেন ক্লাব খুলিব পাৰিব কংগ্ৰেছ দলৰ বিষয়ববীয়া হ'ব নালাগে মন্তব্য শুনিলে এই ব্যাখ্যা প্ৰকৃত সত্য নে ৰাজনৈতিক ধোঁৱা খেৰেৰে নুমুৱাৰ চেষ্টা সেয়া সময়তহে পোহৰলৈ আহিব কোন নেতাৰ ফেন ক্লাবে দলক শংকিত কৰিছে সেয়াও সময়ে Coming up, presented by ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল লাভ জেহাদৰ অভিযোগত চিপাঝাৰৰ বুঢ়া আৰক্ষী চকীত উত্তাল পৰিস্থিতি সবিশেষ ছুপাৰ প্ৰাইম টাইমত Coming up, presented by ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল আৰু ইয়াৰ সৈতে দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ